हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब कॉन्सेप्ट और उसके एग्जांपल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में एक बार एक क्विक ओवरव्यू देखा था कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो उसमें हमने देखा था कि मेथड जो सॉल्व करने के हैं वो दो मेथड्स हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड है और एक एल्जेब्रिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने कर लिया है 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज में डिटेल में हमने ग्राफ बहुत सारे बना करके देख लिए हैं कि कैसे ग्राफ की हेल्प से हम लोग दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो मेथड काफी बड़ा है, और भी मेथड्स हैं, एल्जेब्रिकल मेथड्स भी हैं कुछ, वो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो आगे की एक्सरसाइजेस में ये तीन मेथड आपको देखने को मिलेंगे। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो हम 3.3 में सीख रहे हैं। नेक्स्ट 3.4 में एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। सेम इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ही अलग अलग मेथड्स हैं, मतलब सेम इक्वेशंस, जैसे ये इक्वेशन मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये इक्वेशन जो हम लोग अभी फिलहाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखेंगे, सेम इन्हीं इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, सेम इन्हीं इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, और सेम इनको ही ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मेथड्स हमें ईजी पड़ते हैं सॉल्व करने में, तो इसलिए हम लोग अलग अलग मेथड सीखते हैं, और जिस सिचुएशन में जो ईजी पड़ रहा होता है, जो हमें जल्दी समझ आ रहा होता है, वो हम अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर ये दो और पढ़ेंगे बाद में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग कैसे दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, देखो स्टार्ट करेंगे इस एक छोटे से एग्जांपल के साथ में। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, एक्सरसाइज के एग्जांपल्स थोड़े से अच्छे हैं तो हम उनको एक तो एग्जांपल करने के बाद स्टार्ट करेंगे। दो एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, एक ये एग्जांपल है और उससे पहले इससे आसान एग्जांपल ये वाला लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो, यहां पर सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू रख देना, है ना, यहां से उठा करके उधर रख देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, उसकी जगह कुछ और रख देना। तो हम क्या करते हैं, यहां पर किसी एक इक्वेशन से, दो इक्वेशन है यहां पर, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, कोई सी भी एक इक्वेशन से चाहो तो आप x की वैल्यू निकाल लो, चाहो तो आप y की वैल्यू निकाल लो, जो आपको इजी पड़ रहा है निकालने में वो निकाल लो, x या y की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। बस सब्स्टिट्यूशन में इतना ही होता है, एक से वैल्यू उठा करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो उसकी जगह, बस इतना काम है और कुछ नहीं है। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूंगा। x की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा और इस x की वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, रख दूंगा यहां पर। अपने आप आपके पास x और y के आंसर मिल जाएंगे, x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं पहले तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस 3y अगर उधर लें तो 2 प्लस 3y हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, है ना। इसको 1 मत लो, ऐसा करो 1 तो आप इसी को ले लो और इसको आप 2 ले लो और इसको आप ले लो 3 नंबर इक्वेशन। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन नंबर 2, put this value in equation 2। इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये है इक्वेशन 2, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, सो यहां से हम लोग ये x उठा करके यहां रख देंगे, ये x उठा करके यहां रख देंगे, तो इस x की जगह ये वैल्यू आएगी, बाकी किसी को नहीं छेड़ रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू और ये 2 प्लस 3y प्लस में 5y और इक्वल में 15। ठीक है, सॉल्व कर लो जरा, इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 2 ये बन जाएगा 4, 2 इंटू 3 ये बन जाएगा 6y और ये 5y इक्वल में हो जाएगा 15। ठीक है, इसके बाद में यहां पर ये 4 तो एक बार के लिए ऐसे कैसे रहने दो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 6 एंड 5 11y हो जाएगा, इक्वल में 15 चल रहा है। अब इस 4 को हम उधर ले जाएं माइनस में, तो 11y इज इक्वल टू 15 माइनस 4, दैट मीन्स 11y इज इक्वल टू 11। सो y इज इक्वल टू 11/11 मीन्स 1। y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई इस पूरे प्रोसीजर में।
और ये जो y की वैल्यू आई है हमेशा उसको इस इक्वेशन में रख दो जो हमने नई बनाई थी, थर्ड नंबर इक्वेशन, हमेशा, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट y की वैल्यू रखते ही x मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप इसी इक्वेशन में रखो, आप ये y की वैल्यू इसमें रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, इसमें रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, इसमें रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, तीनों से x की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। लेकिन यहां पर बना बनाया इक्वेशन रखा हुआ है जिसमें x इज इक्वल टू करके लिखा हुआ है साफ सुथरा, तो यहां पर रखने से जल्दी आंसर आएगा, फास्ट आंसर आ जाएगा, इजी पड़ेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में ये y की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 1, ये हो गया 1, दैट मीन्स 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर है, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया। सॉल्व करना मतलब क्या, इक्वेशंस को सॉल्व करना मीन्स व्हाट, सॉल्व करना मीन्स x एंड y की वैल्यूज निकालना, उसी को सॉल्व करना बोलते हैं, और कुछ नहीं है सॉल्व करना। x और y की जो वैल्यूज आ रही हैं वही सॉल्यूशन है उसका, ठीक है। तो x और y की वैल्यूज कैसे निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन से या तो आप x निकाल लो या y निकाल लो और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, रख दो उसको, उससे आपका आंसर आ जाएगा, अपने आप छोटी मोटी कैलकुलेशन होगी, आंसर आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, किस इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालना इजी पड़ता है, जिस इक्वेशन में x या फिर y का कोफिशिएंट मिनिमम दिख रहा है उसको निकालना इजी पड़ता है। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन से x निकाल रहा हूं तो बहुत इजीली मिल गया, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, ये -3y उधर चला गया, +3y हो गया, और ये हमारे पास साफ सुथरा x आ गया। अगर मैं इधर से x निकाल रहा होता तो लंबा पड़ जाता, अपने को कैलकुलेशन भी टफ पड़ जाती, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, 2 डिवाइड में भी आता। मतलब अगर मैं यहां से निकाल रहा हूं, देखो जरा एक बार मैं करके दिखा देता हूं आप लोगों को, कि अगर मैं यहां से x निकाल रहा हूं तो ये इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, और यहां से x निकाल रहे हैं तो 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 15 माइनस 5y, और x हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 2। टफ हो गया ना काम, x फ्रैक्शन में आ गया, x डिवाइड में आ रहा है, p अपॉन q फॉर्मेट में आ रहा है, तो अब इस x को उठा करके यहां रखोगे तो यहां भी डिवाइड बाई 2 रहेगा, एलसीएम लेने का थोड़ा सा चक्कर हो जाएगा, मतलब लेंथी हो जाएगा, अननेसेसरी। तो सिंपल किससे पड़ता है, जहां पर देखो कोफिशिएंट मिनिमम कहां दिख रहा है, यहां कोफिशिएंट 1 है x का, यहां y का कोफिशिएंट 3 है, -3 जो भी बोलो आप, यहां x का कोफिशिएंट 2 है, यहां y का कोफिशिएंट 5 है, मिनिमम किस में दिख रहा है, यहां 1 कोफिशिएंट है, तो यहां से x निकाल लो, जहां कोफिशिएंट मिनिमम दिख रहा है वहां से वो वैल्यू निकालो, भले ही x का कोफिशिएंट मिनिमम दिखे, भले ही y का कोफिशिएंट मिनिमम दिखे, वहां से वैल्यू निकाल करके दूसरे में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस सब्स्टिट्यूशन में यही है, इजी करने का ये तरीका है, जिससे कोफिशिएंट मिनिमम दिखे वो रख दो, अदरवाइज आप इससे भी x निकाल करके, मतलब इस x को भी अगर इसमें रखते तो भी आंसर आएगा। x की जगह अगर आप y निकालो यहां से और उधर रखो, या y निकालो यहां से और इधर रखो, तो भी सेम ही आंसर आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी की भी वैल्यू उठा करके दूसरे में रख सकते हो, आंसर हमेशा सेम आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अपन एक बार देखते हैं एक और एग्जांपल इस तरह का, सेम टू सेम। तो यहां पर हमारे पास x का कोफिशिएंट 2 है, इधर -3 है y का कोफिशिएंट, यहां x का कोफिशिएंट 5 है और बढ़ गया, यहां y का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से y की वैल्यू निकाल करके, क्योंकि मिनिमम कोफिशिएंट 1 दिख रहा है वो भी वहां पर, यहां से y की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे, काम खत्म अपना, इतना ही काम है। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो, देखो क्या आएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, मैं इक्वेशन नंबर 2 से शुरू कर रहा हूं, तो 5x प्लस y इज इक्वल टू 11, सो y इज इक्वल टू 11 माइनस 5y, ये प्लस 5x उधर जा करके माइनस में चला जाएगा, मैंने गलती से यहां y लिख दिया, यहां पर x आएगा, सॉरी, ये 5x उधर जाएगा तो 11 माइनस 5x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, और इस इक्वेशन 3 से वैल्यू उठा करके किसमें रखोगे, इसमें, क्योंकि इधर से तो वैल्यू निकाली है, जिधर से वैल्यू निकाली है उधर वैल्यू वापस नहीं रखनी, दूसरी इक्वेशन में रखनी है हमेशा वैल्यू, तो हम दूसरी वाली इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1,
फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख दो। फर्स्ट में रखोगे तो क्या बन जाएगा, 2x तो एज इट इज, माइनस में 3 एज इट इज, y की जगह आ जाएगा ये 11 माइनस 5x, ये हमने y की जगह रख दिया। ठीक है, इसके बाद में इक्वल में 3 है, ये इक्वल में 3 हो गया। एकदम सिंपल है काम। अब बेसिक सी कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। तो 2x माइनस 3 इंटू 11 33, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 5 15x एंड इक्वल टू 3। ये बेसिक सी कैलकुलेशन। अब क्या करना है, ये तो आप इस तरफ ले लो, माइनस वाली इधर आकर के प्लस हो जाएगी, और x वाली जो भी नंबर्स हैं वो यहां रह जाएंगे। तो क्या बन जाएगा यहां पर 2x एंड 15x मिलके 17x हो जाएगा, इक्वल में 3 प्लस 33 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 36। तो 17x इज इक्वल टू 36, तो 17 बन जाए, सॉरी x बन जाएगा अपना 36/17। ये हमारे x की वैल्यू आ गई। जरूरी नहीं है बहुत साफ सुथरे से सिंपल इंटीजर आंसर आए, कभी कभी ऐसा फ्रैक्शन में मतलब रेशनल नंबर्स में भी आंसर आ सकता है, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो भी आपका आंसर आया है वो उठा करके इस वाली इक्वेशन में रख दो, आपका y मिल जाएगा। तो यहां से हम लिख देते हैं कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू अगर अपन रखते हैं तो ये बन जाएगा, देखो y इज इक्वल टू 11 माइनस 5x, तो x ये रहा, तो 5 इंटू 36/17, और ये बन जाएगा 11 माइनस 36 इंटू 5, ये होता है आई थिंक 180, मेरे हिसाब से 180 आता है शायद ये, और ये हो जाएगा 17। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 170, नहीं ये हो जाएगा 7 and 8 187 आ जाएगा। 17 इंटू 11 187 एंड माइनस 180 डिवाइडेड बाई 17 विच इज इक्वल टू 7/17। ये हमारा y की वैल्यू आ गई। सो x की वैल्यू है 36/17 और y की वैल्यू आ रही है 7/17। ये सिंपल कैलकुलेशन, ज्यादा कुछ मुश्किल बात नहीं थी, बस बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट किया है वो लंबा गया है। बाकी सब्स्टिट्यूशन का मेथड तो सिंपल है, एक से वैल्यू उठाई हमने और दूसरी वाली इक्वेशन में रख दी, जिसकी भी वैल्यू निकाली है दूसरे में रख दी, सिंपल काम किया है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ अपने पास एग्जाम्पल्स हैं, वो हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे क्या आंसर निकाला जाता है। तो पहले एग्जाम्पल 3.3 का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 7 है वो, पूरी की पूरी 3rd चैप्टर का। तो उसका फर्स्ट एग्जांपल ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सिंपल हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशंस दे रखी हैं और यहां पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहां से x इजीली निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां x का कोफिशिएंट 1 है, यहां x का कोफिशिएंट 7 है, -15 है, 2 है, यहां 1 ही है। तो सबसे छोटा कौन? 1। अगर कहीं 1 नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, सबसे छोटा वाला ले लो आप, तो वो इजी पड़ता है कैलकुलेशन में। यहां फिलहाल 1 दिख रहा है तो यहीं से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो और यहां से नेक्स्ट लाइन में x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y कर लो, ये उधर आ गया और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और ये वैल्यू उठा करके हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो 7x x मींस दिस 3 माइनस 2y माइनस 15y और इक्वल में 2 हो गया। ठीक है, 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। बस इसको सॉल्व कर लेना है। बेसिक कैलकुलेशन, एकदम आसान सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। 7 इंटू 3 21 माइनस 7 इंटू 2 14y माइनस 15y इक्वल में 2 आ रहा है। सो ये 21 तो उधर ले जाओ और y वाला सेक्शन पूरा यहीं रहने दो। तो माइनस 14y और माइनस 15y मिलकर के माइनस का 29y हो जाएगा और इक्वल में 2 माइनस 21 हो जाएगा वो। तो ये हो जाएगा माइनस में 29y इज इक्वल टू माइनस 19। सबसे पहले तो माइनस से माइनस हटाओ, उसके बाद y की वैल्यू इजीली मिल रही है यहां से 19/29। ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। और जो y की वैल्यू हमारे पास आई है उस y की वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। जरूरी नहीं है 3 में रखो, आप इन दोनों से भी निकाल सकते हो, लेकिन इजी किससे पड़ेगा?
इससे बढ़ेगा, तो इसलिए हम इससे करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां से y 19/29, हालांकि वैल्यू बड़ी अजीबोगरीब सी आई है, बहुत गंदी सी वैल्यू है, लेकिन ठीक है जो भी है, अपन यहां पर रख करके इजीली आंसर निकाल लेंगे इसका। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, 2 इंटू 19/29, 2 इंटू 19/29, ये हमारे पास आ गया। सो 3 माइनस 19 इंटू 2 38 डिवाइडेड बाई 29, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम हमारा है 29। सो 29 इंटू 3 87, 87 माइनस 38, और ये बन जाएगा हमारे पास 49/29, ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो x की वैल्यू आ रही है 49/29 और y की वैल्यू आ रही है 19/29। बेसिक से कैलकुलेशन करिए, बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं किया है मेरे ख्याल से। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया होगा। तो अब इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, मतलब डायरेक्ट इक्वेशन आए उनको तो सॉल्व करना आपने सीख लिया है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट इक्वेशन नहीं आती हैं। जनरली इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है। ये वर्ड प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्पल 8 में इसने लिखा है कि 3.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, क्योंकि 3.1 एक्सरसाइज में तो केवल इक्वेशन बना करके छोड़ा था अपन ने और उसके ग्राफ बनाए थे। तो अब यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेम उसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखो, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग वापस से इसकी इक्वेशन बनाना सीख लेते हैं, अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी वापस से, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छा है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके लिए मैंने बताया था कि टेबल बना करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इजी पड़ेगा, बहुत इजी पड़ता है। फिक्स पैटर्न से करेंगे हमेशा हम लोग। एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, भले ही 3rd चैप्टर में आ जाए, भले ही 4th चैप्टर में आ जाए, 4th में भी आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में भी आएंगे, लेकिन जिसमें भी आए अपन सेम मेथड से ही चलेंगे। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Find present age of आफ्ताब है, ये आफ्ताब है, इसको करेक्ट कर लेना, आफ्ताब एंड हिज डॉटर। तो आफ्ताब और उसकी डॉटर की हमें अभी प्रेजेंट एज बतानी है। तो ठीक है, हमें क्वेश्चन पहली बार में पढ़ करके किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो कौन कौन लोग हैं उनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको हम यहां पर लिखते हैं। तो 2 लोग दिख रहे हैं अपने को, एक तो दिख रहा है आफ्ताब, ये आफ्ताब लिख लिया, और एक उसकी डॉटर दिख रही है। आफ्ताब और उसकी डॉटर हमने यहां पर लिख ली। अब यहां पर सबसे पहले कॉलम बनता है प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट एज का कॉलम पहले बनता है। उसके बाद कॉलम बनता है किस किस एज की बात चल रही है। 7 years ago की बात चल रही है और 3 years from now की बात चल रही है। तो 7 साल पहले, 3 साल बाद की बातें चल रही है। जिस जिसकी भी बात चल रही है यहां पर लिख लो। प्रेजेंट एज जरूर लिखना है, वो अपनी तरफ से लिख लेना है हमेशा। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, 7 years ago और 3 years from now, 3 years after, 3 years after या from now, जो भी लिखना चाहो आप, एक ही बात है, ठीक है। तो 3 years after और 7 years ago का एक एक कॉलम और बना दिया। अब इन कॉलम्स को हम लोग फिल कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ इसको प्रॉपर फॉर्मेट में, ये इस तरह से बना दी, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया मैंने इसको, ऐसा लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक इक्वेशन, ताकि मैं यहाँ ही बना दूँ, सही रहेगा उससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट एज हमेशा अज्यूम कर लेनी है x एंड y, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट एज हमेशा x एंड y अज्यूम कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज y है। क्लियर है यहां तक। अब हम बात कर रहे हैं 7 साल पहले की। अगर किसी की एज आज की डेट में 20 ईयर्स है तो 7 years ago, 7 साल पहले कितनी होगी उसकी, 20 - 7 13 ईयर्स। 7 साल पहले के लिए -3 कर दो। 3 साल बाद एज जाननी है तो +3 कर दो। आज कोई 10 साल का है, 3 साल बाद 13 साल का हो जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो यहां पर बेसिक सी कैलकुलेशन चलती है। अगर आफ्ताब आज की डेट में x ईयर्स का है, आज की डेट में अगर x ईयर्स का है तो 7 साल पहले x - 7 ईयर्स का रहा होगा, और 3 साल बाद आज कोई x ईयर्स का है तो 3 years आफ्टर, 3 साल के बाद वो x + 3 ईयर्स का हो जाएगा, x + 3 ईयर्स का हो जाएगा। बेसिक सी कैलकुलेशन।
अगर उसकी डॉटर y ईयर्स की है आज की डेट में, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, y माइनस 7। और आज अगर ये y ईयर्स की है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 3, 3 साल बढ़ जाएंगे, सो y प्लस 3 हो जाएगी। ये हमने टेबल कंप्लीट कर ली। तो हमने इसको पढ़ करके किन किन चीजों की जरूरत पड़ी अपने को, एक तो जो अंडरलाइन कर रखी है आफ्ताब एंड डॉटर, और एक जो कलर चेंज कर रखा है 7 ईयर्स एगो एंड 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इन दो की जरूरत पड़ी अपने को बस, और किसी की जरूरत नहीं पड़ी। इन दो से काम चल गया अपना। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन बनाने के लिए, टेबल की हेल्प से कैसे इक्वेशन बनानी है, उसके लिए अब सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा पूरा अपने को। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसने बोला 7 ईयर्स एगो, मतलब इस वाले सेगमेंट की बात चल रही है, इस वाले कॉलम की बात चल रही है। 7 ईयर्स एगो क्या बोला है इसने, आफ्ताब भी कह रहा है अपनी डॉटर से कि आई मींस व्हाट, आई मींस व्हाट, आई मींस आफ्ताब मींस एक्स, एक्स भी नहीं, एक्स माइनस 7 बेसिकली, 7 ईयर्स एगो की बात चल रही है, आई मींस एक्स माइनस 7। ठीक है, यहीं लिख देता हूं मैं, एक्स माइनस 7। I was 7 times as old as you were then. You means y minus 7. You means daughter. तो आफ्ताब कह रहे हैं कि मैं 7 साल पहले तुमसे 7 गुनी एज का था, 7 टाइम्स थी मेरी एज, ऐसा उसने अपनी डॉटर को बोला। तो इसका मतलब क्या हो गया, आफ्ताब की एज दैट मीन्स x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स डॉटर्स एज विच इज y माइनस 7। I was 7 टाइम्स, मतलब x माइनस 7 जो है वो 7 टाइम्स होगा किसके, y माइनस 7 के। तो x माइनस 7 7 टाइम्स हो गया y माइनस 7 के। एक इक्वेशन यहां से इजीली मिल जाएगी अपने को, और दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब इस वाले कॉलम की बात चल रही है अब, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। उसने बोला I मींस x प्लस 3, आफ्ताब बोल रहा है अपनी बेटी को, तो x प्लस 3, I मींस यहां पर I का मतलब है x प्लस 3, x प्लस 3 शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। यहां पर u का मतलब क्या है, y प्लस 3, क्योंकि 3 साल बाद की बातें चल रही है, तो आफ्ताब और डॉटर की एजेस मैंने यहीं पर लिख दी ताकि हम कंफर्टेबल हो जाए उसको पढ़ने में और भी ज्यादा। तो I शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, दैट मीन्स x प्लस 3 टाइम्स y प्लस 3। तो यहां पर क्या बन जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 3। ये दो इक्वेशंस इजीली इन दोनों से बन जाएंगे अपनी। इनको सॉल्व कर लेते हैं, पहले उसी को कर लेता हूं मैं, जगह है ज्यादा उधर। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 इंटू 3 9। सो x इज इक्वल टू, ये 3 उस तरफ चला जाएगा, सो 3y प्लस 9 माइनस 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहां तक, ये x की वैल्यू आ गई। तो एक इक्वेशन तो वो आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं अपन, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ये इस तरफ सॉल्व होगी अभी। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, ये x माइनस 7 हो गया, इक्वल में 7y माइनस 7 इंटू 7 49 हो गया। इस माइनस 7 को उस तरफ ले जाकर के प्लस 7 करना है, तो क्या बन जाएगा ये, x इज इक्वल टू 7y माइनस 49 तो है ही, माइनस 7 उधर जाकर के प्लस का 7 हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखना है अपने को, उसके बाद x इज इक्वल टू बन जाएगा यहां से, x इज इक्वल टू 7y माइनस 49 प्लस 7 माइनस 42 हो जाएगा, 7y माइनस 42। इक्वेशन नंबर 1। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 42, एक आ गई x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। यहां से किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू उठा करके दूसरे में रख दो, क्योंकि x निकला हुआ रखा ही है, अपने को ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। यहां पर सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी हो जाएगा, एक से वैल्यू उठाई दूसरे में रख दी, काम खत्म। तो यहां से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो मैं यहां कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट, हमने अगर वैल्यू उठा करके रखी, सो x की वैल्यू यहां से यहां रख दी मैंने, 7y माइनस 42 यहां आ गया, तो ये आ जाएगा 7y माइनस 42 इज इक्वल टू 3y प्लस 6, 3y प्लस 6। तो ये बन जाएगा अपने पास में 3y तो इस तरफ और माइनस 42 उस तरफ, y वाली सारी टर्म्स एक तरफ और दूसरी वाली एक तरफ, तो 3y इधर माइनस में आ गया एंड 6 प्लस 42 हो गया ये। तो ये 7y माइनस 3y हो जाएगा 4y
इक्वल में 6 प्लस 42 48 हो गया। सो y इज इक्वल टू 48 अपॉन 4 दैट मीन्स 12 ईयर्स। उसकी बेटी की एज, आफताब की बेटी की एज 12 ईयर्स है। अब आफताब की निकालनी है, x निकालना है, किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, x इजीली निकल जाएगा। मैं 2 में रख रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 है x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। 1 में भी रखोगे तो भी आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 में रखेंगे तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6 है। ये प्लस था एक्चुअली यहाँ पर, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें रखा है, और कोई बात नहीं है। 3y प्लस 6, सो 3 इंटू वाई मीन्स 12 और प्लस 6, 36 प्लस 6 मीन्स 42 ईयर्स। ये हमारे पास आफताब की एज आ गई, ठीक है। सो ये तो हो गया 12 ईयर्स और ये 42 ईयर्स। सिंपल कैलकुलेशन थी। यहां वाला काम तो अपन ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ये तो इक्वेशन बनाने वाला काम तो हमने 3.1 एक्सरसाइज में किया ही था, सेम ही क्वेश्चन तो था, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। अभी वाला काम तो बहुत इजी था उसके कंपैरिजन में, ये इतना इजीली हमने आंसर निकाल लिया इसका, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली बहुत इजी मेथड है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी मेथड है, आराम से आप लोग निकाल सकते हो उसकी मैथ यूज लेकर के, और सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं उससे। जैसे एक यहाँ पर थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल आएगा, देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। ये भी ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम्पल, पिछले एग्जाम्पल्स में से ही है, लेकिन इसने इस बार इस चीज को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने को बोला है बेसिकली, इसलिए हम लोग वापस से कर रहे हैं इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 9 दिया हुआ है अपनी बुक में। The cost of 2 pencils and 3 erasers is ₹9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. अपने को हर पेंसिल और हर इरेजर की कॉस्ट चाहिए, तो x और y अज्यूम कर लो। जो चीज क्वेश्चन में पूछा जाता है हम उसको x और y ले लेते हैं, तो यहां भी यही काम करना है अपने को। आप यहां पर लिखोगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल and one eraser is x and y respectively, ठीक है। एक पेंसिल और एक इरेजर की कॉस्ट x और y रुपीज है रेस्पेक्टिवली, रुपीज लगा दो, इज ₹x एंड ₹y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला है इसने, 2 पेंसिल 3 इरेजर्स 9 रुपीज कह रहे हैं। 2 पेंसिल्स प्लस 3 इरेजर, उनकी कॉस्ट कितनी है, 9 रुपीज। और दूसरा क्या बोला है इसने, 4 पेंसिल्स 6 इरेजर्स, 4 पेंसिल्स प्लस 6 इरेजर्स, इनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 18 रुपीज। ये दो सिचुएशंस क्वेश्चन में दे रखी है, इन दोनों की हेल्प लेकर के हम लोग इजीली इक्वेशन बना सकते हैं। देखो कैसे, 2 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट है x रुपीज, तो 2 पेंसिल्स की कॉस्ट हो जाएंगी 2x रुपीज। 3 इरेजर्स, एक इरेजर की कॉस्ट है y रुपीज, तो 3 इरेजर्स हो जाएंगे 3y रुपीज के, और इक्वल में कितना है, 9 रुपीज, सो इक्वल 9। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स, सो 1 पेंसिल रुपीज x, तो 4 पेंसिल्स 4x रुपीज एंड 6 इरेजर्स के लिए हो जाएगा 6y रुपीज, और टोटल हमारे को पड़ रहा है 18 रुपए 18 रुपीज की। 1 and 2 इक्वेशन आपके सामने है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। वैसे आप यहां पर थोड़ा सा गौर करो ना, अगर हल्का सा भी गौर करो तो ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कैसे, यहां से 2 कॉमन ले लोगे, ये पूरी लाइन इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये लाइन आ रही है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, लास्ट लेक्चर में, कि कैसे हम किसी एक इक्वेशन से दूसरी कोइंसिडेंट लाइंस बना सकते हैं। तो यहां इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कोइंसिडेंट लाइन आ गई। ग्राफ से भी अपन ने बनाया था, कोइंसिडेंट लाइन मिल गई थी अपने को। लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम पता करें कि एक कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है कि सॉल्यूशन आएगा, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। तो कोइंसिडेंट लाइंस को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी जो सही इक्वेशन होगी। देखो मैं बताता हूं आपको, यहां से x या y में से किसको निकालें, यहां से x निकाल लेते हैं। इसका कोफिशिएंट सबसे कम दिख रहा है मुझे, 2 दिख रहा है, बाकी सबके तो कोफिशिएंट ज्यादा ही है। यहां से x की वैल्यू निकाल लो। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन मैंने ली है यहां पर, मैं यहीं से कर देता हूं कंटिन्यू।
ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 में ले रहा हूं और ये 3y को उस तरफ ले जाते हैं, तो 2x यहां से आ जाएगा 9 माइनस 3y, सो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू उठा करके हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो मैं यहां लिखता हूं कि हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं तो 4x मीन्स 4 इंटू दिस 9 माइनस 3y बाई 2, सो 4 इंटू 9 माइनस 3y बाई 2 और बाकी चीजें एज इट इज। बाकी चीजें क्या है, 6y एंड 18, सो प्लस 6y एंड इक्वल में 18। देखो जरा कितना बन रहा है, ये 4 से इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 इंटू 9 माइनस 3y प्लस में 6y इज इक्वल टू 18। ये हो गया 9 इंटू 2 18 एंड माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो जब भी आप कोइंसिडेंट लाइंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा। कोइंसिडेंट लाइंस को सॉल्व करो, भले ही आप पैरेलल लाइंस को सॉल्व कर रहे हो, मतलब ये दोनों फिलहाल तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, देखते ही समझ में आ गया था, लेकिन अगर ये पैरेलल लाइंस भी होती तो भी हमेशा वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा और लास्ट में कुछ बचेगा नंबर्स में। और अगर जो बच रहा है वो सही इक्वेशन है, 18 इज इक्वल टू 18 सही इक्वेशन है, लास्ट में जो बच रहा है वो एकदम करेक्ट आ रहा है, स्टेटमेंट एकदम करेक्ट दिख रहा है आपको, इक्वेशन एकदम करेक्ट आ रही है, मतलब ऐसा तो नहीं बोला इसने 10 इज इक्वल टू 18 या 3 इज इक्वल टू 15, ऐसा कुछ उल्टा सीधा तो बात नहीं करी। अगर उल्टी सीधी कोई बात नहीं आ रही, जो बात है वही दिख रही है, 18 इज इक्वल टू 18 होता है, सही बात है, तो इसका मतलब वो कोइंसिडेंट लाइंस है, लेकिन वेरिएबल तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन इक्वेशन रॉन्ग आ रही है। जैसे 3 इज इक्वल टू 15 कर दिया, 10 इज इक्वल टू 18 कर दिया, कुछ गलत इक्वेशन आ रही है, तो फिर उस केस में पैरेलल लाइंस का केस होता है वो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो क्लियरली सीधा आंसर आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर आप लिखोगे कि these equations are coincident lines, बस। और तो क्या पूछा था किसने वैसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, निकाल नहीं सकते अपन, वी कैन नॉट फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर विद द गिवन इंफॉर्मेशन, we cannot find therefore we cannot find cost of each pencil, मैं उधर लिख देता हूं, each pencil and each eraser with the given information, ठीक है, ये हमारे पास बात आ गई, बस ऐसा करना है। और लास्ट में इक्वेशन रॉन्ग आ जाए तो भी सेम सिचुएशन, बस यहाँ लिख दोगे कि ये पैरेलल लाइंस हैं, हम इस इंफॉर्मेशन से आंसर नहीं निकाल सकते भाई, पूरा इंफॉर्मेशन और चाहिए। ऐसा ही अब एक एग्जाम्पल करते हैं और लास्ट एग्जाम्पल है, वैसे ही लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, वो आप आराम से होमवर्क में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। Let us consider the example 3 of section 3.2, वापस से पुराना एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, 2 ट्रेन्स का एग्जाम्पल था। 2 rails are represented by the equations, 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, represent this situation geometrically, geometrically तो एक्चुअली उसमें रिप्रेजेंट करने को बोला था, फिलहाल हमें geometrically रिप्रेजेंट नहीं करना, अपने को बस ये बताना है will the rails cross each other, रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे क्या, इंटरसेक्ट करेंगे क्या, ये अपने को बताना है। तो उसके लिए हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसका मतलब ये क्रॉस कर रही है। अगर ये पैरेलल आ गई तो पैरेलल में क्रॉस नहीं कर रही है वो, तो हम चेक करते हैं इन दोनों को सॉल्व करके कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो तो सबसे पहले हम लोग दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। यहां पर एक इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्लियर है यहां तक? अब हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से, तो हम देखेंगे कि भाई किसका कोफिशिएंट सबसे कम दिख रहा है। x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, सबसे कम कोफिशिएंट यहीं दिख रहा है। तो यहां से x की वैल्यू निकालो
और दूसरी वाली इक्वेशन में रख दो। सिंपल काम है और कुछ नहीं करना, सिंपल आंसर आएगा उससे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, सो x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 से x निकालेंगे तो देखो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू ये -4 उधर जाकर +4 हो जाएगा और 2y उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। सो 4 माइनस 2y, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में रखें अगर तो देखो क्या बनता है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मैं लिख देता हूं पहले एक बार, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 से अब x की वैल्यू ले लो, 4 माइनस 2y, सो 4 माइनस 2y और ये है 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे 2 इंटू 4 8 ये आ गया, 2 इंटू 2 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब या तो कोइंसिडेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है। अब आगे पता चलेगा कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है, ठीक है। आगे है 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 होता है -4, -4 इज इक्वल टू 0। ये सही स्टेटमेंट आया है क्या? -4 और 0 का भी बराबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। इधर तो सही स्टेटमेंट आया था, यहां कोई दिक्कत नहीं थी, यहां पर 18 इज इक्वल टू 18 होते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट के केस में कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं, लेकिन अगर रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाता है, यहां पर गलत बात लिखी हुई आ जाती है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। दिस इज रॉन्ग इक्वेशन, दिस इज रॉन्ग इक्वेशन, therefore these two lines are parallel, therefore क्या पूछा था इसने, क्वेश्चन क्या पूछा था, will the rails cross each other, therefore rails are parallel, so will not cross each other, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल कंक्लूजन आया इस वाले क्वेश्चन का। तो इजी क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं थी, बस यहाँ पर लास्ट वाली इक्वेशन अगर रॉन्ग बन जाती है तो पैरेलल लाइन का केस हो जाता है। पैरेलल लाइन से तो क्रॉस नहीं करेगी कभी भी, और अगर लास्ट वाली इक्वेशन जो है ये हमारी रॉन्ग आ जाती है, सॉरी करेक्ट आ जाती है, करेक्ट वाले केस में कोइंसिडेंट लाइंस, रॉन्ग वाले केस में पैरेलल लाइंस। मैं लिख ही देता हूं एक बार, करेक्ट वाले केस में तो अपने पास आती है कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और जो रॉन्ग वाला केस आता है लास्ट में इक्वेशन में, रॉन्ग वाले केस में आती है पैरेलल लाइंस। और ये कब होगा, जब हमारा वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए, वेरिएबल कैंसिल आउट, देन आप इक्वेशन चेक करो, इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये हमने 3.3 के एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के एग्जांपल्स पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बारी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होमवर्क में कर सकते हैं, और जो भी दिक्कत आए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए, जो भी क्वेश्चंस के आंसर मैच ना करें, वो आप लोग एक बार नेक्स्ट वाले लेक्चर को देख करके मैच कर सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो इस वीडियो में कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।